इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ एविडेंस। टॉपिक है डिस्कशन का हमारा डाइंग डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी रेफरेंसेस हैं आर्टिकल 46 क्लॉज 1 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 एंड सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। मीनिंग क्या है डाइंग डिक्लेरेशन का कि डाइंग डिक्लेरेशन एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें एक पर्सन अपनी डेथ की काज के बारे में या कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिनके नतीजे में उसकी डेथ हुई है उनके बारे में कोई स्टेटमेंट देता है। जब उस पर्सन की डेथ के बारे में क्वेश्चन किया जाता है तो वो जो स्टेटमेंट उस पर्सन की डेड पर्सन की होती है वो रेलेवेंट होती है और वो डाइंग डिक्लेरेशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्लैक लॉ डिक्शनरी। इसमें वही कहते हैं कि स्टेटमेंट है ऐसे पर्सन की जिसको यकीन हो जाता है कि ही इज़ अबाउट टू डाई, वो अपनी जो भी इंजरीज़ उसे काज हुई हैं जिनकी वजह से उसकी मौत हो रही है या फिर उसके डेथ हो जाती है, इमीडिएट डेथ हो जाती है, तो उसके बारे में वो कोई स्टेटमेंट देता है या किसी पर्सन के बारे में देता है जिसने उसको इंजरीज़ काज की हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट जो हैं ये डाइंग स्टेटमेंट, डाइंग डिक्लेरेशन आ जाती हैं, इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास आर्टिकल 46 है। ये कहता है कि स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस। आर्टिकल 46 जो है ये हेयर से एविडेंस है। इट इज़ एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल डैट हेयर से एविडेंस इज़ नो एविडेंस एट ऑल, कि हमेशा औरल एविडेंस जो है ये डायरेक्ट होनी चाहिए, हेयर से एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन आर्टिकल 46 जो है ये इसकी एक्सेप्शन है। इसमें वो कहते हैं कि केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज़ डेड और हु कैन नॉट बी फाउंड एट्सेट्रा इज़ रेलिवेंट। अब यहाँ पे क्या है कि स्टेटमेंट चाहे वो रिटर्न हो या वर्बल हो, रेलिवेंट फैक्ट के बारे में जब कोई पर्सन देता है जो कि डेड हो या हु कैन नॉट बी फाउंड या ऐसा पर्सन हु हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, तो ऐसे तमाम या ऐसा पर्सन जिसकी अटेंडेंस जो है वो नहीं हो सकती, कोर्ट में वो नहीं आ सकता विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस, तो कोर्ट रीज़नेबल समझती है कि उसकी जो है हेयर से एविडेंस उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो ऐसे तमाम लोगों की जो एविडेंस है वो रेलेवेंट है। अब यहाँ पे आ जाता है इसका क्लॉज 1 है कि व्हेन इट रिलेट टू कॉज ऑफ अ डेथ। अब ये हमारे पास क्लॉज 1 जो है ये रेलेवेंट प्रोविजन है हमारे इसके डाइंग डिक्लेरेशन के लिए कि व्हेन द स्टेटमेंट इज़ मेड बाय अ पर्सन एज टू कॉज ऑफ अ डेथ, ऐसे पर्सन की स्टेटमेंट जो अपनी डेथ की काज के बारे में देता है या ऐसी सर्कमस्टांसेस के बारे में देता है जो जिनके नतीजे में उसकी डेथ होती है, ऐसे केसेस में जब उस पर्सन की डेथ के बारे में पूछा जाए तो वो स्टेटमेंट उस डेड पर्सन की वो रेलेवेंट होगी। असेंशियल एलिमेंट हैं आर्टिकल 46 क्लॉज 1 के स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन एज टू काज ऑफ हिज डेथ, और पर्सन जो है वो डेड होना चाहिए जिसकी स्टेटमेंट है एज टू सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इन हिज डेथ और द डेथ ऑफ अ पर्सन इज इन क्वेश्चन। एडमिसिबिलिटी क्या है? दिस स्टेटमेंट इज एडमिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ नेसेसिटी है। ऑन द ग्राउंड ऑफ नेसेसिटी कैसे है कि जो पर्सन जिसकी डेथ काज हुई है या इंजर्ड पर्सन है जो कि मरने वाला है वही प्रिंसिपल विटनेस हो, उसके अलावा और कोई विटनेस ना हो, तो ऑन द ग्राउंड ऑफ नेसेसिटी इसकी डाइंग डिक्लेरेशन जो डाइंग स्टेटमेंट है उसको एडमिसिबल करार दिया जा सकता है। या ऐसी सर्कमस्टांसेस में स्टेटमेंट दी गई हो जो सर्कमस्टांसेस गारंटी करती हो कि ये जो स्टेटमेंट है इट इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रुथ, तो फिर वो एक्सेप्टेबल है। और या फिर इस बेसिस पे ये एडमिसिबल की एडमिट की जा सकती है कि जब ये प्रज्यूम किया कर लिया जाता है कि एक पर्सन जो है वो मरने वाला है, तो उसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो जो भी बोलेगा अपने मरने के टाइम पे वो सच बोलेगा। तो उस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो उसकी एविडेंस जो है वो एडमिसिबल है। अब यहाँ पे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके माइंड में आती है इक्वल टू डैट विच इज़ इम्पोज्ड बाय पॉजिटिव ऑथ एडमिनिस्ट्रेड इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो ऑथ पे टेस्टिमनी दी जाती है वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन के डाइंग पर्सन के माइंड में आती है इज़ इक्वल टू डैट एविडेंस।
अब यहाँ पे आ जाता है कि फॉरम बिफोर होम डाइंग डिक्लेरेशन इज़ मेड। कौन से ऐसे फॉरम है जहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो इसकी स्टेटमेंट दी जाती है? तो कोई इसका स्पेसिफिक फॉरम नहीं है। इट कैन बी मेड बिफोर अ प्राइवेट पर्सन। इसकी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो जिस पर्सन ने इस स्टेटमेंट दी है उसको पढ़ के सुनाया जाए या साइन लिए जाएँ उस पर्सन के। इट शुड बी इन्फ्लुएंस फ्री। किसी भी पर्सन का कोई भी इन्फ्लुएंस इस स्टेटमेंट पे नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी बाहर का कोई बंदा उसे गाइड ना कर रहा हो या किसी भी इन्फ्लुएंस के अंडर आकर उसने ना दी हो ये स्टेटमेंट। पर्सन टू होम डिक्लेरेशन इज़ मेड शुड बी एग्जामिन्ड। अब जिस पर्सन को ये स्टेटमेंट दी गई है, डाइंग स्टेटमेंट दी गई है, ऐसा पर्सन, क्योंकि ये एक हेयर से एविडेंस है, तो उस पर्सन को प्रॉपरली एग्जामिन किया जाएगा। नेक्स्ट वो कहता है कि इट बी सब्सटेंटिव एविडेंस व्हेन इट इज़ प्रूव्ड इट वाज मेड बाय अ डिसीज्ड पर्सन। अब जब ये साबित हो जाता है कि ये एक डिसीज्ड पर्सन की स्टेटमेंट है तो फिर ये एक सब्सटेंटिव एविडेंस बन जाती है। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन जो है इसकी एडमिसिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि corroboration हो। corroboration ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन ये इज़ नॉट अ रूल ऑफ लॉ बट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रूडेंस, इसकी corroboration होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आ जाता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, कि क्या वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर सकता है कि नहीं। इसका आ जाता है कि पुलिस ऑफिसर शुड नॉट बी इनकरेज टू रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशन। ऐसे केसेस में जहाँ के जिनमें वो खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो तो उसमें पुलिस ऑफिसर जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसकी वजह ये है कि ही कुड हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द कोर्स ऑफ इवेंट्स इन द फेवर ऑफ वन पार्टी अदर। लेकिन वो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं कौन से केसेस में? जब कोई मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल ना हो या कोई और विटनेस प्रेजेंट ना हो या कोई भी ऐसा बंदा वहाँ पे प्रेजेंट हो जो अनेबल हो रिकॉर्ड करने के लिए, डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करने के काबिल ना हो, तो फिर पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर सकता है। इसमें क्या होता है कि ऑफिसर जो है वो जो भी स्टेटमेंट देता है डाइंग पर्सन उसको लिख लेता है या उसको रिकॉर्ड कर लेता है, फिर डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर करता है वो ड्यूरिंग ट्रायल प्रेजेंट करता है एंड ही इज़ आल्सो सब्जेक्टेड टू क्रॉस एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कि नेसेसरी कंडीशन फॉर डाइंग डिक्लेरेशन। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो ज़रूरी हैं? सबसे पहली कंडीशन ये है कि इट मस्ट बी प्रूव दैट पर्सन हु मेड इट इज़ अ डेड। जिस बंदे ने डाइंग डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट दी है वो पर्सन डेड होना चाहिए। दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट है कि डाइंग डिक्लेरेशन जिस बंदे ने दी है ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, यानी चाइल्ड ना हो, ल्यूनेटिक ना हो डाइंग पर्सन। अगर डाइंग पर्सन चाइल्ड है, ल्यूनेटिक है, तो फिर उसकी जो डाइंग स्टेटमेंट है, डाइंग डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल नहीं होगी। इट मस्ट बी रिगार्डिंग द काज ऑफ डेथ ऑफ डेक्लेरेंट्स ऑन डेथ। उसकी अपनी डेथ के बारे में ये हो, ना कि किसी और पर्सन की डेथ के बारे में वो डाइंग स्टेटमेंट दे रहा हो। और ये कंप्लीट होनी चाहिए, पार्शियल नहीं होनी चाहिए या इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। अब वो कहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है ये ऑरल भी हो सकती है, इन राइटिंग भी हो सकती है, या किसी भी मीनिंगफुल जेस्चर्स के ज़रिए भी जो मरने वाला बंदा है वो किसी मीनिंगफुल जेस्चर्स के ज़रिए भी वो डिक्लेरेशन कर सकता है, डाइंग डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट दे सकता है। अब जो लिविंग पर्सन है जिसको उस डेड पर्सन ने स्टेटमेंट दी है उसकी टेस्टिमनी जो है विद ड्यू केयर एंड कॉशन उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, यानी उस पर्सन को जो हेयर से एविडेंस दे रहा है उसको प्रॉपरली एग्जामिन करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कि कंडीशंस फॉर डिटर्मिनिंग जेन्युइननेस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। इसमें यह केस आ जाता है, केसला है मोहम्मद सुलेमान एट्सट्रा PLJ 1996 शरीयत कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर 299 पेज है इसका। इसमें वो कंडीशंस दे देता है जो कि एक डाइंग डिक्लेरेशन की जेन्युइननेस और उसकी ऑथेंटिसिटी को डिटरमिन करने के लिए होती हैं। इन कंडीशन में क्या है कि वेदर मेकर ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन हैड रिक्विजिट कैपेसिटी टू मेक डाइंग स्टेटमेंट, उसके पास इतनी अहलियत थी, इतनी कैपेसिटी थी कि वो डाइंग स्टेटमेंट, डाइंग डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट दे सकता था, या उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी थी उस पर्सन की, डाइंग पर्सन के पास, कि वो अपना जो असाइलेंट है, जो उस पर हमलावर है, जिस
पर्सन ने उसकी डेथ काज की है उसको रिकॉग्नाइज कर सकता या उसको देख सकता, तो क्या उसके पास इतना मौका था। फिर नेक्स्ट वो ये देखेंगे कि उसमें कितने चांसेस है मिस्टेक के, जो डाइंग पर्सन की स्टेटमेंट है उसमें कितने चांसेस है, वेदर देयर वर चांसेस ऑफ मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ डाइंग पर्सन। नेक्स्ट आ जाता है कि ये देखा जाएगा कि क्या जो स्टेटमेंट उस पर्सन ने दी है इट वॉज फ्री फ्रॉम प्रॉम्प्टिंग बाय एन आउटसाइड क्वार्टर्स, कोई और बंदा उसको इनकरेज तो नहीं कर रहा था, उसको बता तो नहीं रहा था कि आपने ये स्टेटमेंट देनी है या इस तरह बोलना है। नेक्स्ट ये देखा जाएगा कि जिस पर्सन ने उस डिसीज पर्सन की स्टेटमेंट को सुना है तो क्या उसने करेक्टली सुना है, क्या उस पर्सन की इस एविडेंस पे रिलाई किया जा सकता है, उसकी हेयर से एविडेंस पे रिलाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आ जाते हैं कि एविडेंशरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे आ जाता है कि एविडेंशरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है ये वीक टाइप ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। कन्विक्शन अलोन जो है डाइंग डिक्लेरेशन पे ये नहीं बेस की जा सकती अनलेस के इट इज़ सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट और सर्कमस्टांशियल एविडेंस। ये डाइंग डिक्लेरेशन जो है ये क्रॉबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, जब तक इसकी क्रॉबोरेशन नहीं होगी, सर्कमस्टांशियल एविडेंस स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टांशियल डायरेक्ट एविडेंस इसको सपोर्ट नहीं करेगी तब तक ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और ऐसी डाइंग डिक्लेरेशन जो इनकम्प्लीट हो या पार्शली टचअप हो बाय इंटरेस्टेड पार्टीज तो ये रिलाई नहीं की जा सकती। अब बेसिस ऑफ कन्विक्शन के बारे में केस लॉ है, इसमें अब्दुल रहीम के केस में PLG 1997, ये CRC पेशावर है, पेज है इसका 592। इसमें वो बताता है कि कौन सी कंडीशंस हैं जो फुलफ़िल होनी चाहिए और फॉर द बेसिस ऑफ कन्विक्शन के डाइंग डिक्लेरेशन को हम एक कन्विक्शन की बेस बना सकते हैं। कौन सी कंडीशन हो कि वेदर देयर वाज चांस ऑफ मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, वेदर डिसीज्ड वाज कैपेबल ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट, वो इस काबिल था कि वो स्टेटमेंट दे सकता था या नहीं दे सकता था, और कितने इंजरीज़ जो उसको काज हुई हैं उन इंजरीज़ के कितने टाइम के बाद उसने वो स्टेटमेंट दी है। और नेक्स्ट है कि वेदर स्टेटमेंट रिंग्स ट्रू और वेदर इट वाज फ्री फ्रॉम प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम आउटसाइड, किसी और बंदे ने उसे पुश तो नहीं किया या उसे इनकरेज तो नहीं किया या उसको सिखाया तो नहीं, उसे बोला तो नहीं कि आप ये स्टेटमेंट दो। और नेक्स्ट आ जाता है कि वेदर डिसीज्ड अ मैन ऑफ क्वेश्चनेबल करेक्टर, तो ये यहाँ पे ये जो आता है क्वेश्चनेबल करेक्टर, इसमें जो डिसीज्ड पर्सन है जिसने डाइंग डिक्लेरेशन दी है तो ही मस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्टिकल 3। प्रूफ क्या है प्रूफ ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, वो कहता है कि इट वुड बिकम अ सब्सटेंटिव प्रूफ जब ये प्रूव हो जाती है कि ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है, डाइंग डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट है ये डिसीज्ड पर्सन ने दी है और ये बेस्ड ऑन ट्रूथ है, तो फिर ये एक्सेप्टेबल होती है, ये एक प्रूफ बन जाती है। नेक्स्ट क्या है कि अगर ये इन रिटन स्टेटमेंट है तो ये प्रूफ किया जाना चाहिए कि इट वाज सो मेड इन राइटिंग। अगर ये हर्ड है कि किसी और पर्सन ने इसको सुना है, इफ़ इट इज़ अ हर्ड स्टेटमेंट बाय एन अदर पर्सन, तो उस पर्सन को प्रॉपरली एग्जामिन किया जाना चाहिए एंड इट शुड बी ड्यूली प्रूव्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं केस लॉज हैं, इसमें आ जाता है खालिद महमूद के केस में PLG 1998 CRC लाहौर 161 पेज है। अच्छा, इसमें ये कहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है इज़ नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस बिकॉज नो वन कैन टेल व्हाट द डिसीज वाज अबाउट टू ऐड, इसमें अबाउट जेस्चर्स है। नेक्स्ट आ जाता है केस लॉ, उसमें वो कहता है कि dying declaration incomplete dying declaration is inadmissible in evidence if it is incomplete when assailant is not named or the person making it suddenly cease to do so, तो ये एक incomplete जो dying declaration है inadmissible piece of evidence है। जो केस लॉज है इनके साइटेशन नंबर ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसको दे देती हूँ। तो दिस इज़ एंड ऑफ माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।